आज हम स्टडी कर रहे हैं हेड इंजरी, ठीक है ना। और एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो हेड इंजरी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है इस मामले में है क्योंकि हमारे पास में केसेस आते हैं। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी की बात करेंगे, है ना। उसके कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पेशेंट में और उसके जो रिजल्ट दिखते हैं। अब ट्रॉमेटिक हेड इंजरी जो है वो 3 डिवीज़न है, 3 इसके टाइप्स हैं। एक तो सबसे जो पहला है कंकशन है, सेकंड है कंट्यूजन है, फिर लैसेरेशन है। ये एक सॉर्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इंजरी है। जितनी इंजरी हो रही है और किस लेवल पर हो रही है उसके हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन है कि कहीं पर बाहर से हिट लगा आपके सर में और उसके बाद जो इंजरी हो रही है। अब कैसे किसी को चोट लगती है, सर में चोट लगा और थोड़े समय के लिए चक्कर उसको आया और थोड़े समय के लिए उसको ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद नहीं रहा और फिर वो वापस रिगेन कर जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं कंकशन। जिसको बोलते हैं ना कि बहुत तेज से शरीर में या दिमाग में झंझनाहट सी हुई, एक साधारण आदमी ये बोलता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक इंजरी नहीं होती। ऑर्गेनिक इंजरी का मतलब है कि नहीं नर्व डैमेज होता है और नहीं इसमें कोई बोन फ्रैक्चर है, नहीं कोई इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, लेकिन थोड़े समय के लिए ब्रेन और ब्रेन के सेल्स काम करने बंद कर दिए लेकिन उसने वापस से रिगेन कर लिया। सेकंड होता है कंट्यूजन। कंट्यूजन में इंजरी है, उसके साथ साथ में आपके नर्व भी डैमेज हो सकते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इस कंट्यूजन में भी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरह से इसको समझाया जाता है। लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कंट्यूजन का मतलब होता है कि नर्व और न्यूरॉन के लेवल पर हेड इंजरी में इंजरी है। थर्ड है लैसेरेशन। लैसेरेटेड इंजरी का मतलब ही होता है कि आपके स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं दिखते, मतलब आपको पता नहीं चलता कि ये क्या था और इस समय उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती, मतलब पूरी तरह से टूट जाना, नर्व को टूट जाना। नर्व के आसपास का स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रेन में ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होती है, ये आप जानते हैं। जो ग्रे मैटर होता है बेसिकली वो न्यूरॉन्स के मेन पार्ट्स होते हैं। जो वाइट मैटर होते हैं वो बेसिकली उसके न्यूरॉन्स के ही हेड और टेल होता है ना, हेड और टेल होते हैं, उसका पार्ट होता है। तो आपको इसमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर में किस तरह की इंजरी है। वो पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, कि किसी ट्रॉमा के कारण से हो सकती है। अब देखो हेड इंजरी कभी कभार उसके हेड इंजरी जैसे जो इफेक्ट होते हैं वो सर्जरी के बाद भी होते हैं, वो एक अलग स्टडी है, उसको अलग ढंग से पढ़ते हैं। जब भी हेड इंजरी होती है तो उसके रिजल्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही डरावने होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसको हम डिसेबल्ड बोलते हैं। तो इसमें साथ में मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, कि कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट है, क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना कि कोई पेशेंट हमारे पास में आया तो हम साथ में उसको ये भी बता दें कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें डिसेबिलिटी का क्या रोल है, आप कितने रिकवर कर पा रहे हैं, या फिर डॉक्टर ने आपको किस लेवल तक रिकवर के लिए बताया हुआ है कि इस तरह की इंजरी आप में नहीं है, इसके बाद आप रिकवर नहीं हो सकते या आपकी रिकवरी पूरी होगी। क्योंकि पेशेंट के साथ हम ना लंबे समय तक काम करते हैं, तो पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट समझ पाए कि ये हेड इंजरी जो है इसमें डिसेबिलिटी क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ें ना, जैसे ये RPWD एक एक्ट है 2016 का, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई कर दिया है कि टोटल 16 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्लूड करते हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, कोई चल नहीं रहा, बहुत दिक्कत है उसको, चलने में डिफ़िकल्टी है तो उसकी ग्रेडिंग होती है, तो एक लोकोमोटिव होती है। लेप्रोसी के कारण से भी डिसेबिलिटी होती है, जिसमें हाथ और आपके सेंसरी चीज़ें खराब हो जाती है, पता है आपको, ये भी एक डिसेबिलिटी के अंडर में आता है। अच्छा, ये 40% डिसेबिलिटी क्या है, जब तक किसी भी, अच्छा 40% का मतलब ये है एक UDID है, ये UDID कार्ड तभी मिलता है किसी को जब वो 40% डिसेबल्ड हो, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है।
अब 40% डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ना, अगर वो पेशेंट सपोज कि आपके पास में आया कोई पेशेंट, हेड इंजरी का पेशेंट है, डिसेबल्ड है, और उसके पास में 40% का सर्टिफिकेट कोई कार्ड दिखा दिया आपको, तो आपको डिसेबल्ड है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में डिसेबिलिटी को तो हम मेजर कर ही नहीं सकते, वो तो डॉक्टर का काम है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी इंजरी कितनी है और आने वाले समय में इसकी इंजरी कितनी रिकवर कर सकती है। तो उसके हिसाब से आप पेशेंट के साथ में फिजियोथेरेपी और जो रिहेबिलिटेशन का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। स्पास्टिक जो केसेस होते हैं, इसको रिलीज करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी स्पास्टिक पेशेंट को आप कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे। तो एक तो होता है कि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट मसल्स, मेंटेनिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, मेंटेन मसल्स वायबिलिटी, मेंटेनिंग जनरल हेल्थ। जनरल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ऐसे पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस होते हैं, तो बेड सोर से उसको बचाएं। स्किन खराब हो सकते हैं, स्किन खराब होने से बचाएं। मसल्स में प्रॉपर सर्कुलेशन चलता रहे, उसके लिए मसल वायबिलिटी जो है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, सारे जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं अगर स्पास्टिक केस है तो उसको आप मोबिलाइज करते रहें। अदरवाइज स्पास्टिक होने का मतलब होता है कि पैर अगर सीधा हो गया तो सीधा है, हाथ अगर सीधा है तो सीधा है, वो उसको मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास में कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, वो एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाता, कॉन्शियस भी नहीं होता, उसके पास में बहुत सारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की बहुत कमी होती है, वो समझ नहीं पाता सामने वाला क्या बोल रहा है। हेड इंजरी में ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये कॉम्प्लिकेट कर देती है पेशेंट को। ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी है ना, वो हेड इंजरी वाले पेशेंट को इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जरूर उसको देना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छे से आता है। ठीक है, हेड इंजरी के पेशेंट को अगर आप डायग्नोज हो जाए, डायग्नोसिस होने के बाद आपको पता चल जाए कि किस ब्रेन के किस एरिया में इंजरी है, ग्रे मैटर में है, वाइट मैटर में है, ये तो एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। अब उसकी सेरेब्रम में है, सेरेबेलम में है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा में है ना, ब्रेन स्टेम में है, या स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में है। हेड इंजरी के साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी खराब हुए। ब्रेन के अंदर में एक फ्लूइड है जिसका नाम है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बेसिकली ब्रेन वेंट्रिकल जो होती है ना ब्रेन की, उसमें ये सर्कुलेट करता होता है और ये टॉप टू बॉटम ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरा सर्कुलेट करता है। तो ये भी देखना चाहिए कि भाई इस जो हेड इंजरी का पेशेंट है उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि जो CSF का जो प्रोडक्शन है या फिर उसकी जो अब्जॉर्प्शन है उसमें कोई दिक्कतें आ रही है, उसका कोई पंचर तो नहीं किया जा रहा, या फिर कोई स्टंट डाला जाता है। कभी कभार ना ब्रेन में बढ़ जाते हैं फ्लूइड, तो फिर फ्लूइड को कम करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए उसका नाम है VP स्टंट, है ना। तो उसमें क्या है, बाईपास कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को ना निकाल दिया जाता है बाहर की तरफ, है ना। ऐसे पेशेंट को बड़े ध्यान से देखेंगे आप। प्लस ऐसे पेशेंट को आपको देखने का पता होना चाहिए उसके इस तरफ में, कान के पीछे की तरफ में जो स्टंटिंग की होती है ना, वो पता चलेगा आपको, दिखेगा। ठीक है ना। और फिजियोथेरेपिस्ट को भी पता होना चाहिए कि उसको बीच बीच में चेक करने का क्या तरीका है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है तो उनके साथ में उनके डॉक्टर से मिल करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ सर, इस पेशेंट में अगर कोई CSF एक्स्ट्रा होने का, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने का जो तरीका है वो किस तरह से लगाया जाता है। और बहुत ही अच्छा होता है केस ऐसे, और ऐसे केस को पता होना चाहिए हमें, क्योंकि हम ऐसे केस को हैंडल करते हैं। ठीक है, हेड इंजरी के जो पेशेंट हैं, जो कॉन्शियस लेवल जिन्होंने रिगेन कर लिया, अब ये भी तो है ना कि हेड इंजरी हुआ, कुछ समय के बाद अपना कॉन्शियस लेवल रिगेन कर लिया उसने, उसमें समझदारी आ गई, लेकिन स्टिल अभी वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा क्योंकि उसकी ब्रेन इंजरी थी। तो स्पास्टिक होता है, बहुत हाथ पैर बहुत टाइटनेस उसमें होती है। तो उस तरह से उसको फाइंड आउट करके कि किस एरिया में कितनी टाइटनेस है। अब जैसे लोअर लिम्स में टाइटनेस है, अपर लिम्स में टाइटनेस है, तो उसको उस तरह से स्ट्रेचिंग, मूवमेंट, आना, फिर रिक्रिएशनल वर्क। रिक्रिएशनल वर्क क्या होता है? रिक्रिएशनल वर्क क्या होता है कि किसी भी चीज़ को नए ढंग से सिखाना, रिक्रिएट करना, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसका वॉकिंग गेट को जरूर चेक करें कि हेड इंजरी का जो पेशेंट है उसका गेट कैसा है ना। कॉमनली गेट से पता चलता है कि वो किस तरह से चल सकता है।
तो उसको नॉर्मल गेट सिखाने की ज़रूरत है। नॉर्मल गेट को सिखाते हुए जो उसकी मसल्स हैं लोअर लिम्स के, उसको आप ध्यान में रखें कि हाँ, इस पेशेंट का कौन कौन से मसल्स कितनी टाइट है और उसमें कितनी डिफॉर्मिटी आई हुई है, क्योंकि टाइटनेस के साथ में डिफॉर्मिटी आ जाती है, क्योंकि आपका पूरा नी एक्सटेंड नहीं होता, सीधा नहीं होता, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। तो आप उसको स्ट्रेच करें, है ना। अपर लिम्स में भी ध्यान देने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। टोटल पोस्चर पर ध्यान देना है कि पेशेंट का पोस्चर कैसा है ना। तो ये होल एंड सोल एक हेड इंजरी के पेशेंट को इस तरह से ट्रीटमेंट देने का तरीका है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे तो कोई एक पार्ट को डिस्कस करेंगे इसमें कि हेड इंजरी है तो उसको हमने लोअर लिम्स या अपर लिम्स में ट्रीटमेंट देना है, या फिर वो लोअर लिम्स या अपर लिम्स दोनों में ट्रीटमेंट देना है, तो हम उसको क्या क्या करते हैं और उसमें किस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। ओके।